Hello students, this is Salma Wani. I am working in Government Girls High School बटौत. हम डिस्कस कर रहे थे नेशनलिज्म इन इंडिया. उसमें हमने कई सारे टॉपिक्स पढ़े कि किस तरीके से सत्याग्रह का आइडिया गांधी जी ने दिया. गांधी जी ने इंडिया में आके सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया. उसके बाद कई सारी जगह पे उन्होंने इस मूवमेंट का यूज़ किया. जैसे कि रॉवलेट एक्ट जब आया तब उन्होंने इस सत्याग्रह मूवमेंट का जो है स्टार्ट करी. तो ये सब टॉपिक्स हमने पढ़े. आज हमने पढ़ना है खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. इससे पहले कि हम खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को डिस्कस करें, मैं कुछ इसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, इसके बैकग्राउंड के बारे में कि खिलाफत वर्ड क्या है और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, ये क्यों स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, क्या वजह थी. खिलाफत मूवमेंट जो है स्टार्ट की गई थी मुस्लिम्स के थ्रू, क्योंकि उसका कॉज ये था जो ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, ऑटोमन सल्तनत हुआ करती थी, उसमें तर्क्स जो थे वो रूल करते थे और मुस्लिम हेड होता था, उसको बोलते थे खलीफा. वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है रूल करता था. लेकिन जैसे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डेमोक्रेसी के आइडियाज़ बहुत ज़्यादा प्रमोट किए गए, तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने बोला कि हमें ऑटोमन एम्पायर के अंडर नहीं रहना है. तो फिर एक ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइनपोल, और उसके तहत ऑटोमन एम्पायर पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसमेंटल हो गया और खलीफा को जो है हटाया गया उसके पद से, जो कि इस्लामिक रूल के खिलाफ था. तो इस तरीके से जब हुआ तो मुस्लिम्स जो है उस चीज़ से काफ़ी खफा हो गए ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो वो इस चीज़ का रिवोल्ट करने लगे. तो इस इशू को जो है इंडिया में भी उठाया गया. इंडिया में जो मुस्लिम्स थे उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, खिलाफत कमेटी 1919 में. अब उधर से उस टाइम पे जलियांवाला बाग वाला केस भी हुआ था और गांधी जी जो है वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए. तो गांधी जी ने सोचा कि मुझे फिर से सत्याग्रह मूवमेंट जो है स्टार्ट करनी है और एक बड़े तबके पे करनी है, ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इसको बनाना है. लेकिन उनके मन में ये था कि ये मूवमेंट तब तक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट नहीं बन सकती जब तक कि दोनों ही कम्युनिटीज़ एकत्रित ना हो, यूनाइट ना हो. अगर दोनों ही कम्युनिटीज़ यूनाइट होके जो है रिवॉल्ट करे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो हम इस केस में सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो अब इधर से ऑटोमन एम्पायर वाला मतलब खिलाफत इशू भी चल रहा था. तो गांधी जी को ये एक मौका लगा कि अगर मुस्लिम्स का सपोर्ट पाना है, मुस्लिम्स को अपनी तरफ करना है, तो उनको खिलाफत वाले इशू में हमें सपोर्ट करना पड़ेगा. तो एक तरफ खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गई विद द सपोर्ट ऑफ महात्मा गांधी. महात्मा गांधी जो है खिलाफत कमेटी के लीडर्स से मिले, जो कि कौन थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दोनों अली ब्रदर्स थे. इन्होंने खिलाफत इशू को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड किया, प्रमोट किया और आवाज़ उठाई इस इशू को लेके. तो गांधी जी इनके साथ मिले, उनको बोला कि हम आपको इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं, आपका समर्थन करते हैं, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बदले में जो है आपने हमें क्या करना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें हमें आपका समर्थन चाहिए. सो इस तरीके से ये दोनों ही मूवमेंट्स जो हैं एक ही टाइम पे शुरू हो गई. खिलाफत मूवमेंट फॉर द खिलाफत इशू एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. तो खिलाफत मूवमेंट आपको समझ में आ गया होगा, 1920 में ये भी शुरू हुई थी. किसके खिलाफ, कि किस तरीके से खलीफाज को ह्यूमिलेट किया गया, वो वाला इशू जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा था. तो अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई, देखो इसकी बैकग्राउंड ये है कि गांधी जी ने अपनी एक फेमस बुक जो उनकी थी हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिशर्स जो है हिंदुस्तान में कई साल से हैं. उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है, इंडियंस जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कोऑपरेट कर रहे हैं. इस इंडियंस की कोऑपरेशंस की वजह से ब्रिटिशर्स अभी तक इतने साल यहाँ पे हैं. अगर इंडियंस ने मना कर दिया उनको कोऑपरेट करने के लिए, तो ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में 1 साल के अंदर कोलैप्स हो जाएगा और स्वराज वुड कम ट्रू. स्वराज मतलब फ्रीडम. सो ये विचार थे गांधी जी के, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखे थे. अब क्या था,
अब उन्होंने जो वर्ड यूज किया था कि कोऑपरेशन, वी इंडियंस आर कोऑपरेटिंग ब्रिटिशर, दैट इज व्हाई दे आर हियर। इफ वी विल नॉट कोऑपरेट देम विद इन द ईयर, वो यहाँ से चले जाएंगे। दैट मीन्स हमें नॉन कोऑपरेट रहना है, नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर दिखाना है टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। तो अब इस वर्ड को ही उन्होंने यूज करके ये एक मूवमेंट स्टार्ट करी, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, इसके कई सारे स्टेजेस हैं, डिफरेंट लोगों का नज़रिया इसके लिए अलग अलग था, और लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेंट्स भी बने, लेकिन उनकी विशेस और उनकी एस्पिरेशंस अलग अलग थी। तो ये हम सारा पढ़ेंगे वन बाय वन। तो शुरू में क्या हुआ, जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात की, तो ये शुरू कहाँ से हुई? विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड। जब गांधी जी ने लोगों को बोला कि हमें नॉन कोऑपरेट करना है ब्रिटिशर्स को, तो वो यहाँ से निकल जाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ क्या हो गई, जो भी टाइटल्स जो है उस टाइम पे जो मुलाजिम थे, इंडिया के लोग थे और ब्रिटिश सरकार के अंडर काम करते थे, जो भी उनको टाइटल्स और अवार्ड्स वगैरह दिए थे, सब ने वो अवार्ड्स और वो टाइटल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस दे दिए। तो यहाँ से शुरुआत हुई, और जितनी भी सिविल सर्विसेज थे, सिविल सर्वेंट्स जितने भी थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, उन्होंने अपनी सर्विसेज देने से बायकॉट कर दिया। आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, एवरीथिंग इन एवरी स्फीयर, इंडियन स्टार्ट बायकॉटिंग ब्रिटिशर्स। उसके बेस पे जो है ये मूवमेंट एक मास मूवमेंट बनी, एंड फुल सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन वुड बी लॉन्च। तो ये गांधी जी ने बोला कि सारे सिविल सर्वेंट, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर, सारे पुलिस डिपार्टमेंट, स्कूल, हर चीज़ जो ब्रिटिश सरकार के अंडर काम करती है, जब सब उनको सर्विसेज देने से मना कर देंगे, तब जाके जो है हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन जो है लॉन्च हो जाएगा। अब नॉन कोऑपरेशन का मतलब आपको समझ आ गया। अब दूसरी चीज है सिविल डिसोबीडियंस का क्या मतलब है। डिसओबीडेंस मतलब आप किसी की बात नहीं मान रहे हो, मतलब कि कोई भी लॉ जो ब्रिटिश सरकार ने बनाया था सोसाइटी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, आप उसको ओबे नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट का कोई एक ईयर नहीं था जब ये शुरू हुई। सिविल डिसोबीडेंस मतलब वेन एवर इंडियंस start refusing, start disobeying the laws which were made by Britishers, तो हम बोलेंगे कि वो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट है। तो सिविल डिसोबीडेंस कैंपेन तब लॉन्च हो सकता था जब वो नॉन कॉपरेशन हर स्फीयर में करेंगे, ये गांधी जी का नजरिया था। उसके बाद क्या हुआ, समर 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली, मैंने जो बोला आपको जो खिलाफत इशू था, अब हिंदू मुस्लिम दोनों इकट्ठे हो गए, तो ये दोनों ही लीडर्स महात्मा गांधी जी और शौकत अली, इन्होंने पूरी कंट्री का एक टूर लगाया, इन्होंने एक सर्वे किया और लोगों को मोटिवेट किया कि वो सपोर्ट करें हमें इस मूवमेंट को ब्रॉड बेस्ड बनाने के लिए। उसके बाद जो खिलाफत और मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये पूरी तरीके से शुरू हुई जनवरी 1921। काफ़ी सारे सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस मूवमेंट के पार्टिसिपेंट्स तो बहुत सारे थे, बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन सब की एस्पिरेशंस अलग थी। मैं इस मूवमेंट में सपोर्ट कर रही हूँ, मेरी नीड कुछ थी, मेरा जो कॉज था इसमें पार्टिसिपेट करने का वो कुछ और था, और मेरी एस्पिरेशन जो है इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या इंटरेस्ट है, ये चीज़ जो है सबकी वेरी करती थी। गांधी जी का तो एक ही मोटिव था ना कि ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री से निकालना है, लेकिन जो उसके उस मूवमेंट के अंदर जो लोग आ रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सब की डिज़ायर सेम नहीं थी। यही एम नहीं थी कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालना और आज़ादी चाहिए। सबकी नीड्स और सबकी एस्पिरेशंस अलग थी। ऑल्दो दे वर पार्टिसिपेटिंग बट देयर एस्पिरेशंस वर स्पेसिफिक। और सारे ही ग्रुप्स जो है रेस्पॉन्ड कर रहे थे टू द कॉल ऑफ स्वराज, लेकिन सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब था आज़ादी, देश को आज़ादी दिलानी है ब्रिटिशर्स से, लेकिन जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका ओपिनियन, उनके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। जैसे
पीजेंट के लिए इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना, और स्वराज का मतलब था कि मुझे लैंडलॉर्ड से छुटकारा चाहिए। फैक्ट्री वर्कर्स का है कि उनके टैक्सेस कम किए जाए, पीजेंट्स का भी है उनके टैक्सेस कम किए जाए। मतलब सबकी नीड्स जो गांधी जी चाहते थे वो सबकी डिजायर्स नहीं थी, सबका इंटरेस्ट वो नहीं था जो गांधी जी का था। अब मैंने बोला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इसकी कई सारी स्टेजेस थी, तो हम टाउन से शुरू करते हैं कि टाउन में ये मूवमेंट कैसे शुरू हुई, फिर रूरल एरियाज में ये मूवमेंट कैसे हुई, फिर अलग अलग रीजन में ये मूवमेंट कैसे शुरू हुई, ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये मूवमेंट टाउन्स में कैसे शुरू हुई, टाउन्स में जो है मिडिल क्लास लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस छोड़ दिए, हेडमास्टर्स, टीचर्स सब ने रिजाइन किया, लॉयर्स ने लीगल सर्विसेज और लीगल प्रैक्टिसेस करना छोड़ दिया। इवन की जो पॉलिटिकल स्फीयर में जो लोग ब्रिटिश काउंसिल में थे उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, एक्सेप्ट मद्रास। सिर्फ मद्रास का प्रोविंस ऐसा था जहां पे इलेक्शंस हुए और लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बाकी सारी जगहों पे लोगों ने जो इलेक्शंस थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो उसमें रद्द कर दिए गए, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर आगे क्या हुआ, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है अब शुरू हो चुकी थी 1921 के बाद, ये अच्छे से शुरू हुई थी जनवरी 1921 के बाद। इसका इफेक्ट ज़्यादातर हमें इकोनॉमिक फ्रंट पे देखने को मिला। इकोनॉमिक फ्रंट पे कैसे, अब लोगों ने इकोनॉमिक स्फीयर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कैसे सपोर्ट किया। लोगों ने सबसे पहले फॉरेन गुड्स लेना मना कर दिया, फॉरेन कपड़े, शराब, फॉरेन क्लोथ्स, सब चीज़ें अपने घर से निकाल के उनको जला दिया। The import of foreign clothes halved between 1921 and 1922, its value dropping from। अब जब लोगों ने फॉरेन प्रोडक्ट्स लेना मना कर दिया तो उनका जो एक नंबर था कि कितना फ़ायदा उनको हुआ था, 1921 से लेकर 1922 ये एक साल की अगर हम देखते हैं रेशो एवरेज अगर हम निकालती हैं तो ब्रिटिशर्स को कितना नुकसान हुआ। जहां 1921 में 102 करोड़ का फ़ायदा उनको हुआ था, वहीं पे 1922 में सिर्फ 57 करोड़ रुपीस का फ़ायदा जो है ब्रिटिश सरकार को हुआ इन केस ऑफ इकोनॉमिक स्फीयर। मतलब उनके गुड्स की जो है सेलिंग कम हुई इंडिया में, इंडियंस ने उनके प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर दिया। बहुत सारी जगहों पे जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे उन्होंने मना किया ट्रेड करने से कि हम फॉरेन गुड्स के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और जैसे जैसे ये बाइकॉट बढ़ता गया लोगों ने डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया, इंपोर्टेड क्लोथ्स पहनना भी और बोरो करना भी जो है बाहर से मना कर दिया। और प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। जब उन्होंने फॉरेन प्रोडक्ट्स को लेना और पहनना और उनसे रिलेटेड ट्रेड करना बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली उनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, ट्रेड मिल्स थी, टेक्सटाइल मिल्स थी, वो उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई। ऑब्वियसली अपनी कंट्री में वो बनाने लगे और वही पहनने लगे। और गांधी जी ने खादी का कॉन्सेप्ट दिया था, वो चरखा वाला, अपना कपड़ा जो तुम पहनते हो अपने लिए खुद तो बना ही सकते हो, ये कॉन्सेप्ट जो है गांधी जी ने दिया था। तो ये मूवमेंट जो है सिटीज में धीरे धीरे फिर इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि खादी क्लॉथ्स बनाना बहुत एक्सपेंसिव होता था और टाइम कंज्यूमिंग होता था, और इस पे जो है जो गरीब लोग थे वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। मतलब टाइम कंज्यूमिंग था, बना के फिर बेचना, फिर तो ये काफ़ी प्रोसेस इसमें होता था और काफ़ी पैसा भी लगता था, तो गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो इसलिए धीरे धीरे जो है इस मूवमेंट का डाउनफॉल आना सिटीज़ में शुरू हो गया। और जब ऐसा हुआ तो जो वर्कर्स, लॉयर्स, टीचर्स जो सब पार्टिसिपेट कर रहे थे वो वापस अपनी सर्विसेज को रिज्यूम करने लगे। सो इस तरीके से सिटीज़ में जो है, टाउन्स में जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब कल जो है हम पढ़ेंगे कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस मकसद से गांधी जी ने स्टार्ट की थी, ताकि सत्याग्रह और ये स्वराज मिले। लेकिन ये रिबेलियस कैसे हो गई ये मूवमेंट, ये हम कल पढ़ेंगे।